गांव की, हमारे समाज की जो मर्यादा है कि हम कितने अनुशासन में रहते हैं, उसका अंतिम समय में भी हम पालन करें। इस सारे आयोजन का जो प्रयोजन था या प्रयोजन है, इन दो बातों में समाहित है। सारे आयोजन का 3 दिन का, जो व्यक्ति सत्य और न्याय को लाभ और हानि की दृष्टि से देखता है, बात समझ में आ गई? जो व्यक्ति सत्य को और न्याय को लाभ और हानि की दृष्टि से देखता है ना, वो व्यक्ति अपना सौदा करने में भी नहीं चूक सकता। इसलिए प्रत्येक समय है हमें सत्य और न्याय का आचरण करना है। मैं सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, आभार प्रदर्शित करता हूं कि जिन विद्वानों ने हमारे आमंत्रण पर यहाँ पधार कर हमारे इसी आयोजन को सफल बनाया, सफल ही नहीं बनाया, अपने ज्ञान की गंगा बहाकर उसमें हमें खूब स्नान कराया। मैं उनका हृदय से, आपके सबके गांव की ओर से, आपके सब की ओर से धन्यवाद अदा करता हूं। डॉक्टर धीरज कुमार जी बहुत प्रख्यात विद्वान हैं। डॉक्टर जितेंद्र जी वेदालंकार यहाँ पहले भी आते रहे हैं और हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं। भाई सुरेंद्र जी भजनोपदेशक, इन्होंने तो आपको हंसा हंसा कर आपको खूब खूब गहराई तक अपनी बात पहुंचाई है। मैं समझता हूं उस पर आचरण से उसे प्रमाणित करके दिखाएंगे जो आप बातें आपने सुनी। इसी तरह से अन्य विद्वान भाई ब्रह्मानंद जी, जो आपके बहुत ही नज़दीक के हैं, पहले भी आते रहे हैं और आते रहेंगे, बहुत प्रख्यात उच्च कोटि के भजनोपदेशक हैं। मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपकी ओर से, आर्य समाज की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। देखो बंधुओं, एक बात है, कितना ही बल हो, कितना ही शक्ति हो, कितनी ही शारीरिक शक्ति हो, कितना ही धन बल हो, कितना ही बल हो, वो जब तक सार्थक नहीं होता, जब तक संगठन शक्ति उसके साथ नहीं लगती। बिना संगठन के कितना ही बुद्धि बल हो, है ना, कितना ही ज्ञान हो, कितना ही धन बल हो, कितना ही शारीरिक बल हो, ये तीनों प्रकार की शक्तियां व्यर्थ हैं जब तक इनके साथ संगठन नहीं जुड़ता। अब देखिए, शारीरिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मचर्य तक पहुंचने के लिए कितनों समय साधन लगाने पड़ते हैं। धन संपदा जुटाने के लिए कितना साधन, कितना प्रयास करना पड़ता है, और अन्य शक्तियां प्राप्त करने के लिए वो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। परंतु संगठन शक्ति बनाने के लिए कितना कम समय लगता है और जिसमें कोई साधन भी नहीं लगाना पड़ता। तो सबसे बड़ी चीज कौन सी हुई? संगठन शक्ति, है ना, संगठन शक्ति। और संगठन शक्ति कब बनेगी? जब हमारे विचार एक होंगे, है ना, विचारों में एकता आएगी, तब हमारी संगठन शक्ति बनेगी। कोई भी संस्था 2-4 व्यक्तियों से नहीं चला करती। आर्य समाज महेश जी का नाम नहीं है। आर्य समाज, ये मेरे साथी काम कर रहे हैं, इनका नाम नहीं है।
आर्य समाज एक विचार का नाम है, एक संगठन शक्ति का नाम है। तो जब तक ये संगठन शक्ति एक विचार में नहीं बनेगी, बहुत धागा भी होता है, सुई भी होती है, मणिये भी होते हैं, फूल भी होते हैं, परंतु वो माला नहीं होती। तो माला बनने के क्या क्या लक्षण है? जब तक कोई सूत्रधार है ना, माला बनाने वाला, उनको गूंथने वाला, इन चारों चीजों को एक साथ एक धागे में, एक सूत्र में नहीं गूंथ देता, जब तक माला नहीं कहलाती। इस सूत्रधार के लिए किसी को अपना एक जीवन तो देना ही पड़ेगा, किन्हीं कुछ लोगों को एक जीवन तो देना ही पड़ेगा, नींव का पत्थर तो बनना ही पड़ेगा। बिना नींव के पत्थर के, बिना ये इतना प्रखर विचार, मैं अपनी सारी जिंदगी का सार, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ सीखा, मेरे कोई भी संस्कार, कोई भी भूमिका ऐसी नहीं थी, केवल ये विचार है। जिस विचार के कारण मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, इस विचार के कारण है। और मैं इस विचार को अपने तक नहीं रखना चाहता। मैंने कभी 15 साल पहले सोचा था कि इस विचार के लिए यहाँ की भूमि भी शायद बहुत उपजाऊ है, इस उपजाऊ भूमि में उन विचारों को क्यों नहीं बखेर दिया जाए, उनकी खेती क्यों नहीं की जाए। मैं आज हूँ, हो सकता है कल मैं अगले साल तक आपके बीच में रहूं या न रहूं, क्योंकि मैं भी 82 वर्ष पार कर चुका हूँ। तो मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ, अपेक्षा रखता हूँ कि इस गांव के लोग जुड़ जाएं, और जुड़ने के लिए, इन कामों के लिए किसी को निमंत्रित नहीं देना पड़ता, आमंत्रित करना नहीं पड़ता। सुख और दुख में तो कहीं भी चले जाओ, और जो जाने वाला होता है वो सबसे बड़ा होता है ना। तो इसलिए आप आगे होकर अपने नाम दो, अपने पते लिखाओ, ताकि ये संगठन शक्ति ऐसी उभर कर आवे, और ऐसी उभर कर आवे कि ये शक्ति, ये संगठन ये निर्णय करे हमारा नेता कौन होगा, हमारा आने वाला मार्गदर्शक कौन होगा, हमारे गांव की दिशा क्या होगी, हमारे बच्चे क्या बनेंगे, जो इस दिशा को दे सके, ऐसा संगठन हमें बनाना है। भेड़ों के झुंड में चलने में एक साथ चलती हैं भेड़ें, लेकिन उसे संगठन नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जाता उस भेड़ों के झुंड को? क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं होती, बुद्धि नहीं होती। और ऐसे संगठन को एक गडरिया, है ना, एक अशिक्षित गडरिया भेड़ों के झुंड को चाहे जिधर हाथ ले जाता है, जिधर दिशा दे देता है, एक अनपढ़। क्योंकि भेड़ों में वाणी नहीं होती, वाणी, और गडरिये में वाणी होती है ना। तो इन सब का सार यही है कि हम जो कुछ भी करें वो बुद्धिपूर्वक करें। बस वेद एक ही बात कहता है, एक ही बात कहता है कि जो कुछ भी करें सोच समझकर बुद्धिपूर्वक करें। पूजा भी करें, कैसे भी करें, पू का अर्थ है पूरी तरह से, संपूर्ण तरह से, अच्छी तरह से, भली प्रकार से, जा माने जानकर, ना, अच्छी प्रकार जानकर। तो जो कुछ भी हमें करना है वो हमें बुद्धिपूर्वक करना है। अंतिम बात, महर्षि दयानंद जी से ये पूछा कि आप अपने को हिंदू क्यों नहीं कहते, है ना, हिंदू क्यों नहीं कहते अपने को, जबकि आप हिंदू हैं, है ना। तो इस संगठन शक्ति को लेकर महर्षि ने जो उत्तर दिया था, क्या उत्तर दिया था? ये उत्तर दिया था, यदि मैं हिंदू रहूं, हिंदू कहलाऊं, हिंदू बन जाऊं, तो मैं बौद्ध नहीं हो सकता, मैं पृथक हो जाऊंगा उनसे। मैं जैन नहीं हो सकता, मैं मुसलमान नहीं हो सकता, मैं ईसाई नहीं हो सकता, है ना। मैं एक वर्ग तक सीमित रह जाऊंगा हिंदू होने पर, है ना। और उन्होंने खोज की
और खोज करके जो एक शब्द निकाला, हम आर्य हैं। हम कौन है? आर्य। हमारा धर्म आर्य है, वैदिक धर्म है। तो आर्य शब्द की खोज करी उन्होंने और अपने आर्य कहा। आर्य धर्म में महाभारत से पहले कोई भी धर्म पंथ नहीं था, केवल एक ही धर्म था, एक ही ईश्वर था, एक ही धर्म पुस्तक थी। ये कोई भी धर्म पंथ संप्रदाय नहीं था, इसलिए हम आर्य हैं। तो महर्षि ने अपने को क्या कहा? मैं आर्य हूं और आर्य धर्म है मनुर्भाव सर्वभवन्तु सुखे में वसुदेव कुटुंबकम। ये भावना हमें भरनी है सारे संसार में, सारे देश में, सारी जाति में, मानव जाति में। इसलिए मैं सार्वभौम जगत को एक सूत्र में बांधना चाहता हूँ, एक विचार में बांधना चाहता हूँ। आर्य समाज की स्थापना की आर्य शब्द को लेकर की। जो आर्य है, आर्य एक उपाधि है, एक डिग्री है। आर्य माने श्रेष्ठ, उत्तम। जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, उसे आर्य कहते हैं। तो महर्षि ने क्या कहा कि हमारे पूर्व जन्म के अनुसार हमारे कर्म, हमारे वेशभूषा, खान पान, रहन सहन भिन्न होगा। इसे कोई एक नहीं कर सकता। जलवायु के अनुसार, देश के अनुसार, समय के अनुसार भिन्नता रहेगी। हम इस भिन्नता को अपने घर में रखें, कैसा भी खाएं, कैसे ही वस्त्र पहने, उठे बैठे कुछ भी करें, परंतु जब हम अपने घर से बाहर सड़क पर निकलें, समाज में आए, तो कैसे बनकर आए? आर्य बनकर आए, मनुष्य बनकर निकलें। हमारे में मानवता हो, इंसानियत हो। वहाँ हमारे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भाव नहीं होना चाहिए। वहाँ हमारे में मानवता है। बस ये दृष्टिकोण था महर्षि का, जो उन्होंने हमें दिया। और ये सारा दृष्टिकोण सारे समाज को एक सूत्र में बांधने वाला है ना। तो मैं अपने सभी भाइयों से, सभी गाँववासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस टीम ने महर्षि के साथ लगकर ये 4, 5, 8 दिन इतनी मेहनत की, ये सब संजोया, और मेरे जैसे वृद्ध व्यक्ति के साथ इन्होंने हाँ में हाँ मिलाई, ये बहुत बड़ा काम। नहीं, मेरे जैसे व्यक्ति को तो यही कह देते हैं, राम नाम भजो बाबा, अब क्या लेना देना है। लेकिन इन्होंने इस इतने बड़े कार्य को संजोकर और इसी स्थिति में पहुंचाया। और आज इस कार्य को 13 साल हो गए, 13। लेकिन 13 साल में जो गति होनी चाहिए थी, वो गति अभी नहीं बनी। अभी इसकी चाल बड़ी धीमी है। और मैं अभी कहा था कि कोई भी संस्था 2-4 व्यक्तियों से नहीं चला करती, नष्ट हो जाया करती, समाप्त हो जाया करती। तो इसे नष्ट मत होने दो, इसे समाप्त मत होने दो, इसे ऐसी मत रहने दो, इसे आगे बढ़ाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी ये जो यहाँ की संस्था है, कार्यकारिणी है, वो आपको उस तरह की सुविधा नहीं दे सकी जिस तरह की आपका अपेक्षाएं हैं। उबड़ खाबड़ जमीन है, रास्ते आने जाने के ठीक नहीं है, काम छोड़ कर आप आए हैं यहाँ पर। तो ये बहुत बड़ा त्याग है आपका इस संस्था से जुड़ने का। इसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबका, माताओं का, बहनों का, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। आर्य समाज बड़ौदा पांडा की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले साल फिर ये ज्ञान गंगा इससे अधिक वेग के साथ, इससे अधिक गति के साथ, इससे अधिक अपने एक लक्ष्य को लेकर, जैसे हमारे विद्वानों ने कहा। हाँ, एक बात कहना चाहता हूँ, आर्य समाज बड़ौदा पांडा की ओर से एक प्रस्ताव मैंने मुख्यमंत्री अखिलेश को भेजा है, और उसकी काफी कृषि मंत्री और स्थानीय अपने एमएलए और एमपी को, इनको भेजी है। उसमें मैंने ये दर्शाया है कि हमारी खेती का या हमारी कृषि का जो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति थी, वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। और इसको नष्ट होने में 20% भाग
इन कारणों से नष्ट हो रहा है, जिससे किसानों को, हमारे पश्चिमी यूपी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उसमें मैंने पहला कारण लिखा है, मैं प्रस्ताव के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ, धीरे धीरे हस्ताक्षर भी कराएंगे उसको। ये पत्र मैंने रजिस्टर्ड पत्र इन सबको भेज दिए हैं, और कई पत्रिकाओं में ये रजिस्टर्ड पत्र छप भी गया है, पत्र पत्रिकाओं में भी छप गया है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकता है एक आंदोलन बन जाए। ये सरकार नहीं कर पाएगी तो दूसरी सरकार कर पाएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ये पास हो गया है कानून, राजस्थान में ये हो गया है, गुजरात में हो गया है। केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पत्र भेजना पड़ता है, वो इसकी स्वीकृति भेज देती है। जैसे ये जो अपनी नील गाय है ना, नील गाय के झुंड खेतों में, वो खासकर तिलहन को और दलहन को बड़ा जल्दी साफ कर जाते हैं, उड़द को और लोबिये को और इन फसलों को। किसी के तो खेत को ही रात भर में उजाड़ कर रख देते हैं, वो किसान हाथ सिर पकड़ कर बैठ जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता। तो ये गाय नहीं है, ये खच्चर और जिराफ का एक मिलीजुली, गाय का एक भी चिन्ह इसमें नहीं है। गाय शब्द तो इसको इसलिए दिया, इससे लड़ाई झगड़े होते रहे, है ना, इसे मार ना सके। तो इस एक गाय से हमारे किसानों को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरी बात, जो एक घास यहाँ पर आ गया, जिसके कारण श्वेत क्रांति चल रही थी, दूध का उत्पादन था, घास पैदा होता था, और उस घास का नाम है गाजर घास या फूल घास, जो हर डोल पर, हर खेत पर, हर नाली पर, हर सड़क के किनारे भारी संख्या में खड़ा हुआ, और आपके बस का भी नहीं, उसे उखाड़ भी नहीं पा रहे, उससे बहुत नुकसान हो रहा है। ये एलर्जी, खाद, खुजली, ये बीमारी उसी से लगती हैं और उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तीसरा है भांग भी बहुत नहरों के किनारे, नालियों पर खूब खड़ी है, और हमारे गांव के युवक जो गरीब हैं, लेकिन गरीब होते हुए उनकी दुर्गति है, वो शराब पीते हैं, और जब शराब के पैसे नहीं होते तो दोपहरी में जाकर उसको मसल कर सुल्फा तैयार करके चिलम से उसको पीते हैं। तो युवा शक्ति भी नष्ट हो गई। चौथी बात है जंगली सुअर, है ना, जंगली सुअर जो गन्ने जैसी फसल को भी नष्ट कर रहा है। इसलिए ये 5 कारण लिखकर मैंने ये प्रस्ताव आपसे पास कराना चाहता हूँ। यदि आप इसको पास करना चाहें तो इसमें एक सच्चाई भी आ जाएगी। पत्र तो मैंने पहले लिख दिया, और आने वाला कोई भी व्यक्ति जो आएगा, मैं एक टीम बनाई है, उसे दे दूंगा, और हस्ताक्षर कराएगा आपके। जो भी अब चुनाव के लिए आएगा, जो भी अब कोई ऐसी बात करेगा, झट से आप उसको एक कॉपी दो, हमारी ये मांग। और ये आंदोलन हो सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों में। तो यदि इसे पास करना चाहते हैं तो आप करतल ध्वनि से पास कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और शांति पाठ के बाद ये आयोजन को आपने सफल बनाया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। शांति पाठ आइए। शांति पाठ उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है, हमारा ये 3 दिन का आयोजन बड़े सुख शांति पूर्वक व्यतीत हुआ, और इसी आशा के साथ कि भविष्य में भी हमारे कार्यक्रम में इसी प्रकार का सुख शांति पूर्ण वातावरण रहे। प्रभु से शांति की कामना करते हैं, हमको सुखद शांति प्राप्त हो।